हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या। आज जिस टॉपिक या बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक या बिंदु का नाम है प्रश्नावली 1.1 क्लास 9th। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में 4 सवाल दिए गए। इन चारों सवालों को हम यहाँ पर हल करेंगे। इसका हल करने से हम क्लास 10th के जो रियल नंबर है आपका उसको भी हम समझ पाएंगे। एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, उससे भी संबंधित जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो दूर हो जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पर इसके लिए हमें उसको बड़े ही ध्यान से और बड़े ही धैर्य से उसको देखना होगा और वीडियो के एंड तक बना रहना है। तो आपका किसी प्रकार का जो भी सवाल है, आपके मन में जो भी प्रकार के जितने भी डाउट हैं वो सभी दूर हो जाएंगे। पर ज़रूरत है इसकी कि आप इस पे बने रहें। पर होता क्या है, हम ये देखते हैं कि बच्चों को जब पूछा जाता है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या, उत्तर दे देता हाँ। क्यों है, हमने रट रटा करके याद कर दिया क्योंकि हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं। अब आप ये बताइए कि हम इसको 0/1 लिख दें तो ये क्या परिमेय संख्या हो जाएगी, और हो भी जाएगी तो क्यों? ये जवाब आपके पास में होना चाहिए। यदि आप स्टूडेंट हैं और आपके मन में यदि डाउट्स नहीं आते हैं तो आप विद्यार्थी नहीं कहे जा सकते, आप एक स्टूडेंट नहीं हो सकते। यदि आप किसी भी चीज़ को यदि कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ते हैं तो आने वाली प्रश्नावलियों में आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। और यहाँ देखिए, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। इससे संबंधित मैंने पूर्व में भी 2 वीडियो डाल चुका हूँ, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। यदि आपने इसको नहीं देखा तो आप इसे अवश्य देखिए। आपको परिमेय संख्या से संबंधित बहुत सारे डाउट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। इसको हल करने से पहले हमें ये समझना होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या से संबंधित यदि आपको जानकारी है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। यहाँ देखिए, आप जब भी परिमेय संख्या को लिखते थे क्या लिखते हैं, क्यू के बराबर करके आप इसके बीच में परिमेय संख्या के समूह को लिख देते हैं। जैसे 1/4, 3/2, या आप कहें 0, -3, 1.25। ये जितने कुछ भी नंबर हैं आपके पास में, ये सभी एक परिमेय संख्या का समूह है। पर हम इसको परिमेय संख्या क्यों कहते हैं, ये समूह ही क्यों परिमेय संख्या है और हम इसको परिमेय संख्या क्यों कह सकते हैं, ये बात क्लियर होनी चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि आपने उत्तर दे दिया और आपका सवाल हल हो गया। ये डाउट दूर होने से आपको आगे जो भी प्रश्नावलियाँ हैं उसके समस्या के समाधान में बहुत बड़ा फायदा होगा। अब देखिए, परिमेय संख्या को हम कैसे लिखते हैं, क्यू के रूप में। अब ये जो सिंबल दे रखा है क्यू का, उस क्यू का मतलब क्या है वो समझिए। क्यू को इंग्लिश या अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है कोशेंट, QUOTIENT, कोशेंट। ये कोशेंट जो है इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, भागफल। इसका मतलब क्या होता है, भागफल। अब हमें ये देखने की जरूरत है कि परिमेय संख्या का भागफल से क्या संबंध है। यदि इस भागफल के संबंध को आपने यदि क्लियर कर लिया इस परिमेय संख्या के साथ में, तो आपकी परिमेय संख्या के जितने भी डाउट है वो दूर हो जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि याद रखिए हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, भागफल को देख रहे हैं। भागफल को देखने के लिए हमें भाग देखना होगा, और इसको यदि आपने सही ढंग से समझ लिया ध्यान से, तो आप परिमेय संख्या को बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो चलिए इसी पर हम काम करते हैं कि हमारे पास में जो भागफल दे रखा है या भाग क्या होता है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो हमारे पास में जितने भी डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं भागफल पर। भाग क्या होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ आपके लिए लिख दिया 28/4। अब आप देखिए यहाँ जो ये 4 दे रखा है इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम भाजक। ये भी इसलिए लिख रहा हूँ कि आपका 10th का जो चैप्टर है रियल नंबर, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, इसको भी समझने में आपको इससे फ़ायदा हो जाएगा।
ये हो गया आपका भाजक। बीच में ये जो होता है इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। और इसके अंदर जब हम भाग देते हैं तो हमारे पास में एक यहाँ नंबर आएगा, उस नंबर को हम क्या कहते हैं? भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। यदि आप अंग्रेजी में कहें तो इंग्लिश में जब आप इंग्लिश विभाजन प्रमेयिका में जाएंगे तो इसको इस तरह से लिखा रखा है, जो आपका भाज्य है उसको उन्होंने ए के रूप में लिख रखा है, जो आपका भाजक है उसको बी के रूप में लिख रखा है, और जो आपका भागफल है उसको क्यू के रूप में लिख रखा है, और यदि कोई शेष बचता है तो उसको आर के रूप में लिख रखा है। अभी हम शेष की बात यहाँ नहीं करेंगे, वो उसी वक्त बात करेंगे, पर आप इतने कॉन्सेप्ट को समझ जाइए, इससे आपकी परिमेय संख्या से संबंधित जितने भी डाउट हैं वो दूर हो जाएंगे। अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे जिससे हमको ये पता चलेगा कि भागफल का यहाँ क्या मतलब है, उसको हम यहाँ समझ पाएंगे। तो आपने अब ये देखा कि हम इसको किस तरह से लिखते हैं। इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भाज्य और भागफल। हम भाजक में क्या देख रहे हैं कि भाजक में ये देख रहे हैं कि ये जो भाजक हमको दे रखा है उसमें हम किस संख्या का मल्टीप्लाई करें या गुणा करें कि हमें 28 प्राप्त हो जाए। तो अब आप टेबल बोल के देख लीजिए, 4 का टेबल बोल के देख लीजिए। आप जब 7 बार इसको बोल लेते हैं, कितनी बार बोलते हैं इसको? आप जब इसको 7 बार बोलते हैं तो आपके पास में ये 28 आ जाते हैं। इससे हम क्या सीखे? आप इस 7 पर ध्यान दीजिए। ये जो 7 जो नंबर है वो अपने आप में एक कांस्टेंट नंबर, या हम हिंदी में कहें तो स्थिरांक, ये कौन सा नंबर है आपके पास में? स्थिरांक नंबर है या यूनिक नंबर है। कैसे यूनिक हुआ? तो आप देखिए, 4 में सिर्फ और सिर्फ 7 का ही गुणा करने पर हमें 28 प्राप्त होते हैं। 4 में ऐसी कोई दूसरी संख्या नहीं है 7 के अलावा जिससे गुणा करने पर हमें 28 प्राप्त हो। यहाँ देखिए, आपके पास में जो 7 ये जो भागफल प्राप्त हुआ आपको, वो एक यूनिक नंबर है। यदि इसकी जगह दूसरा कोई नंबर रख करके देख लीजिए, कभी भी आप 28 नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे 7 जो नंबर है वो एक यूनिक नंबर है। तो हमने यहाँ भाग से क्या सीखा कि जब भी हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो भागफल है वो हमारे पास में एक स्थिरांक या कांस्टेंट नंबर के रूप में या एक यूनिक नंबर के रूप में ये संख्या प्राप्त होती है। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होता जिससे हम इसको 28 को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ इसका मतलब सिर्फ आप ये भी मत समझ लेना कि सिर्फ एक ही अंक की संख्या आ सकती है। अगर यदि आपका भाग बड़ा है यहाँ पर, तो वो भाग है उसका भागफल है वो भी कुछ अधिक संख्याओं में भी आ सकता है, या फिर आपके दशमलव में भी आ सकता है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया अभी 5 में 2 का भाग दीजिए, तो ये 2 हो गया। 2 में भाग किसका देने पर आएगा? तो आप देखिए 2 का भाग देंगे, 2 बार गया, 4 हो गया, 1 बचा, डॉट लगाया, यहाँ 0 उतारा और ये हो गया 5। अब ये आपके पास में 2.5 जो संख्या आपने भागफल की प्राप्त की वो एक यूनिक नंबर है आपका, कि इसी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर 2 का 5 प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा कोई नंबर आपके पास में है तो मुझे बता दीजिए। तो जो क्यू जो कोशेंट लिखा हुआ है परिमेय संख्या का, उसका मतलब यही है कि हम भाग देते हैं किसी संख्या में तो उसका जो नंबर है वो एक यूनिक नंबर आना चाहिए, एक फिक्स नंबर आना चाहिए जो हमारी परिमेय संख्या के लिए काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू के अंदर जितनी भी संख्या वो एक भाग के रूप में होनी चाहिए। यदि इसका भाग देते हैं और इसका एक नंबर कोई वैल्यू आता है फिक्स संख्या का, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। इससे आपको क्लियर हुआ होगा कि भाग का या भागफल का यहाँ क्या महत्व है। कभी कभी एक से अधिक अंक भी आ सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक ही अंक आ सकता है, एक से अधिक अंक भी आ सकते हैं। यदि आपके पास में संख्या कोई बड़ी है तो आपके पास में एक से अधिक अंक प्राप्त हो सकते हैं, पर वो संख्या जो रहेंगी वो आपके पास में हमेशा ही एक यूनिक संख्या के रूप में रहेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 200, मैंने लिख दिया यहाँ पर 225 और मैंने 5 का भाग दे दिया, तो 5 का भाग दिया, 4 बार गया और यहाँ कितना आ गया? 2, फिर 5 उतारा, ये 5 हो गया, 25 हो गया। पर अब देखिए, ये जो आपके पास में जो ये 25 नंबर है वो आपके पास में एक यूनिक नंबर है।
5 का मल्टीप्लाई सिर्फ 45 में करने से ही हमें 225 प्राप्त होंगे। इसके अलावा कोई चांस नहीं है, दूसरा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे हमें 225 प्राप्त होते हैं। तो अपने आप में ये यूनिक नंबर हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको क्लियर हुआ होगा इससे। अब इसी बात को हम 0 पर अप्लाई करके देखते हैं कि क्या यह भी कोई यूनिक नंबर है क्या, तो ये परिमेय संख्या होगी और इससे ये स्पष्ट हो जाएगा हाँ ये एक परिमेय संख्या है। तो आइए इसी बात को लेकर के हम आगे सवाल को हल करते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ और इसकी एक मैं इक्वेशन बना देता हूँ जिससे आपको और स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए, एक छोटी सी इक्वेशन बना देते हैं। यहाँ लिख दिया मैंने 10 में यदि मैं किस संख्या का भाग देता हूँ 5 का, तो इसका जो नंबर आएगा वो कितना आएगा 2, और ये हो जाएगा इस तरीके से। अब मुझे ये 10 कैसे प्राप्त हुए, 5 का 2 में मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त हुए। तो मैं इसी को लिख देता हूँ। इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इसको हमने पहले बता दिया, इसको कहते हैं हम A, इसको हम कहते हैं B और इसको हम कहते हैं Q। तो अब इसको हम इक्वेशन के रूप में लिख देते हैं। A को क्या, समीकरण के रूप में, तो A हो गया, ये A थोड़ा सही कर लेते हैं, Q की तरह दिख रहा है, उसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो हम A को थोड़ा सही करके लिखते हैं। तो A बराबर क्या होगा, B हमको दे रखा है, B भी लिख देते हैं, B इंटू यहाँ क्या हो जाएगा Q, तो हमने लिख दिया Q। ये इक्वेशन इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के इसके बराबर ये नंबर 10 प्राप्त हो जाएगा। वापस इस संख्या को लिख देते हैं। A के बराबर क्या है 10 है, 10 लिख देते हैं, बराबर B कितना है, तो यहाँ हमारे पास में B है, वो कितना है 5, और हम यहाँ पर कोई संख्या ढूंढ रहे। क्या संख्या ढूंढ रहे भाई, हमने Q का 5 के साथ में गुणा किया, अगर Q रख देते हैं यहाँ, तो Q में 5 का 5Q आ जाता, 10 प्राप्त नहीं हो रहा है। हम यहाँ पर 0 रख कर गुणा करते 5 में, तो हमारे पास में 0 आ जाता, 10 नहीं हो रहा। तो हम इस प्रकार से करते करते 1 में किया 5 आया, और यहाँ पर जैसे ही हमने 2 किया, कितना किया 2, तो हम 5 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर 10 प्राप्त हो गया। ये जो नंबर हमारे पास में अभी है 2 नंबर, वो एक यूनिक नंबर है। इसके अलावा कोई नंबर नहीं है जिसका 5 में मल्टीप्लाई करने पर 10 प्राप्त होगा। तो ये उसका हो गया भागफल या क्वोशिएंट। ये आपको समझ में आएगा। इसी प्रकार का इसी एग्जाम्पल को लेकर के हम शून्य पर भी इसको अप्लाई करके देखते हैं क्या वैसा ही होता है क्या। तो देखिए वापस क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिख देते हैं, A बराबर B इंटू Q। तो हमारे पास में शून्य एक परिमेय संख्या, तो शून्य को हम कैसे लिख सकते हैं, 0/1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हमने अभी 1 ले लिया। तो अब देखिए ये शून्य कहाँ पर है, अगर ऐसे लिखिए तो शून्य का 1 में ये है हमारे A की जगह, तो यहाँ लिख देते हैं हम A की जगह 0। B की जगह हमारे पास में क्या है, तो B की जगह हमारे पास में है 1, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1। इसको हटा लेते हैं, सही शाही का उपयोग करके लिखेंगे इसको। यहाँ B की जगह क्या है हमारे पास में 5, तो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर क्या है इसके लिए B की जगह 1, तो हम लिखेंगे 1। और यदि हम Q का गुणा 1 में करेंगे तो Q आ जाएगा, 0 नहीं आ रहा है। अब 1 का अगर 0 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ देखिए यदि मैं यहाँ 0 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, 0 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर मुझे 0 प्राप्त हो जाएगा। ये जो नंबर है वो यूनिक नंबर है मेरे पास में। 0 के अलावा कोई संख्या और बता दीजिए जिससे मुझे 0 प्राप्त हो जाए। ये अकेला भागफल है 0, जिसका 1 में मल्टीप्लाई करने पर 0 प्राप्त होता है। इसके अलावा कोई नंबर नहीं, ये यूनिक नंबर है मेरे पास में। इसलिए जो भागफल यदि हमारे पास में यूनिक आता है तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए परिमेय संख्या। ये संख्या क्या होगी अब परिमेय संख्या। हमने देखा कि इसका एक यूनिक नंबर आता है, इसलिए ये हो गया परिमेय संख्या। तो अब हम कह सकते हैं कि 0 हमारे लिए क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या।
अब इसी बात को थोड़ा सा और बढ़ा करके हम देख लेते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ जो आपके पास में दूसरा क्वेश्चन है उसका भी आंसर दे देते हैं और फिर बात करते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नॉट जीरो। इसको उत्तर देते, Q के बराबर जीरो क्यों नहीं होता? यदि Q के बराबर जीरो हो तो क्या भागफल नहीं आ पा रहा है क्या एक यूनिक? उसको देख लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, यदि मैं यहाँ कुछ संख्या रख देता हूँ जिसमें मान लो यहाँ रख दिया मैंने 1/0। अब हमने पहले तो जीरो जो रखा था वो P की जगह रखा था, अब की जगह रख रहे हैं Q की जगह, जो जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा रखने पर क्या हो जाएगा, तो इसको देखते हैं। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 1 यूँ करके 0। तो अब ये किसकी जगह है, B की जगह है, ये A की जगह है और यहाँ हमको Q ज्ञात करना है। तो इसको हम इक्वेशन में लिख देते हैं। इक्वेशन में किस प्रकार से लिखा हुआ है, ए बराबर क्या लिखा हुआ, B इंटू Q, B इंटू Q। ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1। B की जगह क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 0 है तो हम क्या लिखेंगे, B की जगह 0 लिख देते हैं। और अब मैं यहाँ क्या ढूंढूंगा कि Q की जगह कौन सी संख्या रखूँ जिससे मुझे 1 प्राप्त हो जाए। एक बार तो आप खुद ढूंढिए कि मैं यहाँ Q की जगह कौन सा नंबर रखूँ कि मुझे 1 प्राप्त हो जाए, क्योंकि एक यूनिक नंबर चाहिए मुझे यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ यदि मैं Q रख देता, Q में 0 का गुणा करूँगा तो भी 0 आएगा। यदि मैं इसको हटा दूं और यदि मैं 0 रख दूँ, 0 में 0 का मल्टीप्लाई करूँगा तब भी 1 नहीं आ रहा। यदि आप इसमें 1 नंबर रख दें, यदि आप यहाँ पर 1 रख देते हैं तो भी 0 प्राप्त। आप यहाँ से अनंत तक 1 2 3 4 इस प्रकार से अनंत कुछ भी संख्या 0 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हमें कभी प्राप्त नहीं होगा। कहने का मतलब यहाँ जो Q है या कोशेंट का जो नंबर है वो नंबर ही प्राप्त नहीं हो रहा, ये एक भागफल जो है वो हमें प्राप्त ही नहीं हो रहा है। जब भागफल प्राप्त नहीं होता तो हम इसको Q के ग्रुप में नहीं रख सकते, परिमेय संख्या के ग्रुप में नहीं रख सकते। इसलिए ये जो नंबर अगर यूनिक आता है, यदि आपका भागफल यूनिक आता है तभी परिमेय संख्या। इसलिए यहाँ कहा गया कि Q बराबर नॉट 0। ये आपका डाउट दूर हुआ होगा, नहीं हुआ तो आप पिछले जो वीडियो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है परिमेय संख्या का, उसको अवश्य देखिए। उस पर मैंने विस्तृत चर्चा करके इसको लिख दिया है, तो आपको इससे बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि Q क्यों लिख रहे हैं, Q का मतलब होता है क्वेश्चन जिसमें भाग जाता है। यदि कोई भाग, तो यहाँ तो कोई भाग ही नहीं मिल रहा है, तो हम इस प्रकार की संख्याओं के लिए क्या लिख सकते हैं, यदि आपके 1/0 है तो इसका भागफल यहाँ क्या आएगा। तो इसका उत्तर कभी कभी बच्चे कोई इन्फिनिटी लिखते हैं, कोई कुछ लिखता है, तो ये सभी सवाल के जो जवाब है वो गलत है। इसके लिए सही जो जवाब है वो आपका क्या होगा, इसके लिए अनडिफाइंड क्या नंबर आएगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब अपरिभाषित। हम ये परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं कि या कौन सा नंबर आएगा, क्या कह सकते हैं, अनडिफाइंड नंबर आएगा। यहाँ जो इसकी वैल्यू जो आएगी तो वो क्या आएगी आपके पास में, जैसे आपने लिख दिया 0/1 लिखते ही इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास में अनडिफाइंड के रूप में। इसको कहते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड नंबर आएगा, इसको कहते हैं हिंदी में अपरिभाषित। कभी भी आप इसके लिए जो नंबर दे रखा है आपके अनंत का या इन्फिनिटी, इसको इन्फिनिटिव या अनंत नहीं कहेंगे हम, इसका उत्तर आएगा अनडिफाइंड। यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अब एक और इसमें साथ में ही मैं आपको दिखा दूँ, 0/0 होने पर भी स्थितियाँ नहीं आती है और 0 यहाँ पर रखने पर फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इससे संबंधित अगर वीडियो देखना चाहें तो आप पार्ट फर्स्ट में देख सकते हैं। तो हमारे पास में यह 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसका कोई एक भागफल हो
दूसरी बात क्यू क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका हम भाग देते हैं क्यू का, तो इसका कोई नंबर एक भागफल के रूप में नहीं आता, इसलिए हम क्यू के बराबर नॉट जीरो लिखते हैं, क्योंकि इसका कोई भागफल ही नहीं है, तो हम इसको क्यू के ग्रुप में या क्वोशेंट के ग्रुप में हम कैसे रख सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा डाउट दूर हो गया। तो अब क्या कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या, तो हमने इसको करके देख लिया। तो अब हमारा उत्तर हो सकता है कि क्यू जो जीरो है वो हमारे लिए क्या है, एक परिमेय संख्या या रेशनल नंबर है। और क्योंकि जीरो का एक अपना यूनिक क्वोशेंट नंबर या भागफल होता है। क्या होता है जीरो, जो जीरो है वो जीरो आपके पी की जगह लिखा हुआ, कभी डाउट मत करना, ये पी की जगह था जो जीरो था वो। और दूसरी बार जब हमने हल किया तब एक ऊपर था और जीरो नीचे था, ये क्यू की जगह जीरो था, ये नॉट में था और ये तो हो सकता है। ये क्यों हो सकता है, क्योंकि इसका भागफल था वो आया हमारे पास में जीरो, और इसमें तो हम खोज ही नहीं पाए, इसलिए हमने इसलिए कह दिया अपरिभाषित या अनडिफाइंड। तो दोनों ही बातें क्लियर होगी, जीरो नहीं हो सकता क्योंकि इसका कोई भागफल नहीं है, तो ये परिमेय संख्या भी नहीं है। और इसका एक भागफल जीरो है या इसका एक क्वोशेंट नंबर जो है वो जीरो है, तो ये हमारे लिए परिमेय संख्या भी हो गई। और अब कह रहा है कि क्या इसे P बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो क्यों, जब इस प्रकार की जो चीज़ आती है, P बटा क्यू को भी आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है कि P बटा क्यू से संबंधित ही बहुत सारे डाउट होते हैं। तो P बटा क्यू क्या होता है वो भी समझ लीजिए आप। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि 12/6, क्या यह एक परिमेय संख्या, तो आपका उत्तर होगा हाँ, क्योंकि इसको 12 में 6 का भाग देने पर 2 जो आपका नंबर आता है तो ये परिमेय संख्या, पर परिमेय संख्या जरूर है, पर ये जो नंबर है वो P बटा क्यू के रूप में नहीं है। क्या नहीं है, P बटा क्यू के रूप में नहीं है, ये P बटा क्यू के रूप में नहीं है। आप याद रखिए ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर कैसे हो गया, क्योंकि भाग देने पर एक इसका यूनिक नंबर आता है, पर P बटा क्यू के रूप में क्यों नहीं है, तो ये जो नंबर होगा वो नहीं है। इसको यदि आप कटा दोगे, 12/6 को काट देते हो तो कितना आ जाएगा, 2/1 ऐसा लिख सकते हो इसको परिमेय संख्या के रूप में, या 2 आता तो आप 2/1 लिख सकते हैं। अब ये जो नंबर इसको कटाने पर आपने किससे काट दिया, 6 से काट दिया, तो ये 1 हो गया था, ये आ गया आपके पास में 2/1। अब ये जो नंबर है वो आपका P बटा क्यू के रूप में है। यही नंबर परिवर्तित होकर के ये हो गया, ये रेशनल नंबर है पर ये P बटा क्यू के रूप में नहीं है। ये दोनों ही चीज़ें हैं, यदि आपने इसको बदल दिया तो ये रेशनल नंबर भी हो जाएगा और P बटा क्यू के रूप में भी हो जाएगा। मैंने ऐसा कैसे कहा उसको भी आप समझ लीजिए कि ये इसका क्या कारण है। तो इसके लिए कहा गया हमारे पास में कि ये जो नंबर है उसमें सह अभाज्य या को प्राइम नंबर होने चाहिए। जो भी नंबर ऊपर नीचे हैं उसमें जो कॉमन आ रहा है उसके गुणनखंडों में वो सिर्फ और सिर्फ एक आना चाहिए। एक से अधिक जैसे ही कोई गुणनखंड आएगा तो वो आपका को प्राइम नंबर नहीं रहेगा। जैसे देखिए अभी क्या लिखा था, 12/6, तो इसको क्या हो जाता है, 12 को यदि आप गुणनखंड करते हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 1, 2 दूनी 4, 4 तेरी 12 और 1, ये अंतिम टुकड़े इसके अलावा उसके कोई टुकड़े नहीं। 6 के कैसे गुणनखंड हो सकते हैं आपके, देखिए 6 के गुणनखंड करेंगे तो क्या लिख सकते हो आप, 2 × 3 × 1। अब यहाँ देखिए इसमें कॉमन कौन कौन से नंबर आ गए, एक कॉमन ये आ गया आपका, एक कॉमन आपका ये आ गया, एक कॉमन ये आ गया। तो यहाँ पर यदि ये वाला याद रखिए ये सब में आएगा, अगर ये ही कॉमन आएगा तो वो P बटा क्यू अकेला एक और एक आना चाहिए। इसके अलावा कोई भी संख्या यदि इसमें कॉमन आ गई गुणनखंडों में तो वह आपका को प्राइम अपना जो P बटा क्यू के रूप में नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास में 1, 2 और 3 नंबर हैं, वो कॉमन या उभयनिष्ठ संख्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है ये। तो इसलिए ये क्या होगा, परिमेय संख्या तो अवश्य होगा पर P बटा क्यू के रूप में नहीं होगा। पर आपने जब इसको काट दिया 6 से तो इसका क्या हो गया, 2/1। अब देखिए 2/1 में क्या हो रहा है, आप 2 को कैसे लिख सकते हो गुणनखंड में, 2 × 1, और 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 × 1। देखिए यहाँ 1 और 1 सिर्फ अकेला ही हमारे पास में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कितनी बड़ी संख्या हो, यदि आप भाग देते हैं और 1/1 ही आता है इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो ये P बटा क्यू के रूप में भी है और ये क्या है हमारे पास में परिमेय संख्या भी है। इसमें अकेला की गुण है कि ये रेशनल नंबर है या परिमेय संख्या है, ये P बटा क्यू के रूप में नहीं है। पर यदि आप उसको इस तरह से लिख सको तब भी होता है। ये भी दूसरी बात याद रखना
कि यदि आप इन संख्याओं को काट करके अगर p बटा q के रूप में लिख सकते हैं तब भी ही ये परिमेय संख्याएं होंगी। ये भी मैंने इस कॉन्सेप्ट में आपको दूसरा जो भाग दे रखा है उसमें परिमेय संख्या के पार्ट फर्स्ट और सेकंड में इसको भी समझाया, उसको आप देख करके समझ सकते हैं। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई है। तो अब 0 बटा जो लिखा 0 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 0 को लिख सकते हैं 0 बटा 1 के रूप में। तो यदि आप 0 बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं p बटा q के रूप में है वो संख्या, आप इसको देख सकते हैं। देखिए यदि मैं इसको लिखता हूँ 0 बटा 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0 इंटू 1, और 1 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 1। तो ये p बटा q क्योंकि इसमें एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है इसलिए हम इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। आपको लगता होगा इतनी सारी चर्चा की क्या आवश्यकता है, पर यह चर्चा बहुत आवश्यक है। जब आप अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर का जब प्रूव करने जाओगे तो वहाँ p बटा q जो लिखोगे परिमेय संख्या एक को प्राइम नंबर है या सहभाज्य संख्या, तब आप समझ ही नहीं पाओगे। आप इसको समझ लोगे कि 22 बटा 10 लिखा है तो ये नंबर तो परिमेय संख्या है, परिमेय तो है ही है, पर ये p बटा q के रूप में नहीं है। आपको जब वहाँ एग्जाम्पल लोगे तब p बटा q का लोगे, इसका जो नंबर है इसको काटने के बाद में आपके 11 बटा 5 आया है वो इसमें रखा गया है, इसलिए मैंने इस पर चर्चा कर ली। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी। अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं हम कि हम इसको लिख सकते थे। ये सभी सवाल हमारे हल हो गए और जवाब दे सकते हैं। अब आराम से हल करने के बाद में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद हम कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम 0 बटा 1 के रूप में इसको लिख सकते हैं, और उसको भी देख लिया, और q के बराबर नॉट 0 है उस पर भी हमने चर्चा कर ली। अब आगे हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में क्या दे रखा है, दूसरे सवाल को देखिए आप। दूसरे सवाल में हमारे पास में क्या कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आप यहाँ देखिए, अब मैं यहाँ संख्या लिख देता हूँ। यहाँ हो गई 3 और ये हो गया 4। इसके बीच में आप ये नोट कर लीजिए कि इसके बीच में ये इन्फिनिटिव संख्या हैं। आप इस संख्याओं को कितना भी लिख सकते हो। यहाँ आप चाहो 3 और 4 के बीच में 6 ही परिमेय संख्या नहीं, यहाँ चाहो तो आप 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ संख्या लिख सकते हो, पर अब अभी हमको कहा है कि 6 ही परिमेय संख्या ज्ञात करनी। तो उसको ज्ञात करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। इसको ज्ञात करने के लिए हमको इसके टुकड़े हैं, अगर यदि मुझे यहाँ 6 परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में, इसको नहीं काउंट करना, इसके बीच में जो आएंगी वो 6 परिमेय संख्या आएंगी। यदि आप इसको यदि 6 परिमेय संख्या को ज्ञात करना, तो आपको क्या करना होगा, पहले तो इन दोनों संख्याओं को आप परिमेय संख्या के रूप में आप इसको लिख दीजिए। परिमेय संख्या को मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो 3 बटा 1, और 4 को क्या लिख सकते हो 4 बटा 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं, 4 बटा 1 क्यों लिख सकते हो, 4 में 1 का भाग देने पर आपको 4 ही प्राप्त होगा, तो ये संख्या इसकी वैल्यू बनी हुई है। और 3 बटा 1 भी इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि अभी भी इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए आप नीचे 1 रख सकते हो। समझ गए, इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये बात क्लियर हुई। अब आगे देखिए, अब हम उससे क्या समझते हैं वो देखिए। अब ये आपने लिखना सीख लिया 3 और 4 के बीच की बात को, यहाँ वापस लिख देते हैं 3 और 4। अब हमने 1 लिखना कर दिया, यहाँ 1 कर दिया। अब आपको यदि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो एक संख्या को बढ़ा करके, बीच में आएंगी संख्या, तो एक संख्या को और बढ़ा करके इस दोनों संख्याओं में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 से बड़ी संख्या कौन सी है 7, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों संख्याओं में। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ 7 का करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 7 का करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ता है वो मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा। ये दोनों में 7 का कर दिया। अब देखिए इसका मतलब इसका आंसर क्या आया 28, और इसका कितना आया 7। इसका देखिए इसका कितना आया 21, और ये आ गया 7। अभी भी आप देख सकते हो ये संख्या कौन सी थी हमारे पास में, ये जो संख्या थी वो 3 थी और ये 4 थी। आप इसका भाग दे करके देखिए, 7 में 28 का भाग देंगे तो अभी भी इसकी वैल्यू 4 बनी हुई है, तो इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है। 21 में 7 का भाग दे करके देखिए, इसकी अभी भी वैल्यू 3 के रूप में बनी हुई है। तो हम इसको इस तरह से बदल देंगे। तो अब यहाँ 3 और 4 की जगह क्या लिख देंगे 21 बटा 7, और यहाँ लिख देंगे 28 बटा 7। पहले ये वाला काम कर लेते हैं, फिर हम आगे काम करते हैं। तो यहाँ हम खींच लेते हैं लाइन। 3 को क्या लिख सकते हैं 21 बटा 7, और यहाँ 4 जो था उसको लिख सकते हैं 28 बटा 7। अभी भी ये संख्या 3 और 4 के रूप में बनी हुई है। इसकी जो वैल्यू है आप भाग देख करके वो बनी हुई है। अब कितनी परिमेय संख्या,
यहाँ 7 क्यों लिखा? तो 7 इसलिए लिखा क्योंकि मुझे 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, तो मैंने एक संख्या बढ़ा करके 7 कर दी, तो इसके बीच में 6 फिक्स संख्या आ जाएंगी। अब देखिए किस प्रकार से आते हैं ये नंबर, इसको देख लीजिए। यहाँ करते हैं हम कितनी संख्या लिखेंगे? 6, तो 6 टुकड़े कर देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर परिमेय संख्याओं को कैसे लिखेंगे? तो आपके नीचे जो हर वाली संख्या है जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं, आप सब जगह 7 रख दीजिए। 7 7 7 7 7 और 7। आपके यहाँ पर भी देखिए ये हमेशा हर बराबर होने चाहिए दोनों में, ये 7 हो। अब क्या यहाँ 21 लिख रखा है आपका, तो अब हम शुरू करेंगे यहाँ से 22 से। 22 23 24 25 26 27 और देखिए 28 अपने आप आ गया। तो अब काउंट कीजिए कितनी 6 परिमेय संख्या आ गई क्या? 1 2 3 4 5 और 6। इस प्रकार से हमारे पास में कितनी परिमेय संख्या प्राप्त हो गई? 6। कभी कभी सवालों के जब जवाब आते हैं और आप जब उत्तर तालिका में देखते हैं तो आपके सवालों के जवाब कुछ अलग आ सकते हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। पहले देख लीजिए इसको, यदि ऐसा लिखा है तो भी सही, आपने ऐसे लिख दिया तो भी सही है। यदि चाहते हो कि कटाना चाह रहे हो तो आप इसको काट दीजिए, जो जो संख्या कटती हैं। अब 2107 कटती है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3/1 ये हो गया। ये इसके बीच में लिखनी है 3 और 4 के, हमको तो संख्या यही लिखनी है, इसका कोई मतलब नहीं है। 22 और 7 कट रहे नहीं कट रहे, 22/7 हो गया, ये वैसा वैसा ही रहेगा। 23/7 भी नहीं कट रहा, 24/7 भी नहीं कट रहा, 25/7 भी नहीं कट रहा, ये कोई संख्या नहीं कट रही। ये सब हो गए मेरे पास में परिमित संख्या। यदि कोई बच्चा इसको चाहता है कैसे नहीं कि फिक्स नंबर आ गया आपके पास में, क्योंकि इसके बीच में तो 3 और 4 के बीच में तो अनंत परिमेय संख्या, तो आप यदि 6 से अधिक किसी भी संख्या का गुणा कर दे तो ये संख्या है आपको स्वतः ही प्राप्त हो जा सकती हैं। इसको भी देख लो कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यदि मैं चाहता तो मैं इसको इस प्रकार से भी कर सकता था। जो 4 है यहाँ, तो 4/1 है और ये 3/1 है। मेरे को 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो आप 10 का 100 का इसके साथ में गुणा कर सकते हैं। अब मान लो मैं 10 का कर लेता इसमें, तो यहाँ पर भी 10 का, क्योंकि इसके 10 करने पर इसके बीच में हमको 6 परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ये इसका मतलब क्या हो गया? 40/10। और इसका मतलब क्या हो गया? 30/10। अभी भी देखिए इसकी वैल्यू 3 ही बनी हुई है, इसका भाग देने पर 4 आ गया। अब यहाँ क्या लिखते हैं आप? 31/10, 32/10। तो ये वाली परिमेय संख्या भी आपकी सही है। आप कभी ये मिलान करके मत देखना कि आपकी संख्या और दूसरे बच्चे की कुछ अलग आ रही है या उत्तर तालिका में कुछ अलग आ रहा है। आप इसके बीच में संख्या ज्ञात करेंगे। यहाँ आपने 10 ले लिया, तो आप मान लीजिए यहाँ बीच की जो संख्या होंगी वो 9 नई परिमेय संख्या प्राप्त होंगी, पर आपको तो सिर्फ 6 लिखनी थी, इसलिए आप एक ही संख्या बढ़ा करके लिख दीजिए तो फिक्स आ जाएंगी। इस बात को आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि 3/5 और 4/5 की परिमेय संख्या को हम किस तरह से लिखते हैं। बस यही वाला फार्मूला इस पर भी अप्लाई करेंगे और बड़े ही आराम से हम इसको लिख सकते हैं कि इन संख्याओं को कैसे लिखते हैं। देखिए यहाँ, ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ? 3/5 और यहाँ लिखा हुआ 4/5। अब आप खुद ही परिमेय संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। कितनी परिमेय संख्या लिखे? 5 लिखनी है। मैंने क्या बताया? जब भी जितनी परिमेय संख्या लिखनी है उससे एक अधिक आपको संख्या लेकर के दोनों संख्याओं में मल्टीप्लाई कर देना। अब यहाँ 5 लिखिए, तो हम क्या करेंगे? 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। किसका करेंगे? 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए दोनों संख्याओं में 6 का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाता है? मेरे को 5 ज्ञात करनी है, मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। यदि मेरे को 10 ज्ञात करना होती संख्या, तो मैं यहाँ 11 का मल्टीप्लाई करता, तो ये 5 है, तो फिक्स संख्या आ जाएंगी। 6 का गुणा करने पर दोनों यहाँ बीच में 5, यहाँ देखिए इसके साथ में ये हो जाएगा, यहाँ इसके साथ में ये हो जाएगा। अब नंबरों को देखिए, नंबर कैसे प्राप्त हो गए। ये जो नंबर प्राप्त हुआ कितना हो गया? 36 18 और ये हो गया 30। ये 30 है वो यहाँ पर भी प्राप्त हो जाएगा आपको, 24 और 30। इसका डिनोमिनेटर या हर है वो हमेशा बराबर होगा। अब 18/30 का मतलब या 30/24 का मतलब अभी भी 4/5 है और इस 18/30 का मतलब भी अभी भी 3/5 है। काटने पर यही आ जाएगा। अब हमारे पास में इस तरह के नंबर नए प्राप्त होंगे। इन्हीं नंबरों के आधार पर हम नए नंबर लिखेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा? 18/30 हम लिख देते हैं। इस संख्या की जगह 3/5 की जगह क्या लिख देते हैं? 18/30 लिख देते हैं। यहाँ लिख दिया हमने 18/30 और यहाँ क्या लिख देंगे? 24/30, क्योंकि नई संख्या यहाँ लिखेंगे तो बीच की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम ये वाली जो संख्या हमने नई बनाई है उसको लिखेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा? 24/30। तो आप देखिए इसको लिख देंगे 24/30। अब कितनी 5 परिमेय संख्या नहीं ज्ञात करनी है? 5 परिमेय संख्या हम यहाँ लाइन कर देते हैं। 5 1 2 3 4 और ये 5। अब कैसे लिखेंगे इसको?
इसको लिखेंगे हम पहले वाली विधि से। जो डिनोमीटर या हर की संख्या है वो सभी जगह आ जाएगी। यहाँ आ गया 30, यहाँ 30, यहाँ 30, यहाँ पर भी 30 और यहाँ 30। अब 18 के बाद में हम शुरू करेंगे 19, 20, 21, 22 और 23। ये हमारे पास में 5 परिमेय संख्याएं नहीं आ गई। अब इसको चाहो तो आप थोड़ा बदल के भी लिख सकते हो। 19/30 नहीं कटता था, आप इसको 19/30 ही रहने दीजिए। ये दोनों कट रहे हैं 10 से, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ 2/3 लिख दीजिए। यहाँ 21/3 है, वो 30 है, वो 3 से कट रहे थे, यह 7/10 लिख दीजिए। ये दोनों कट गई। ये दोनों कटती हैं 2 से, ये 11/15 लिख दीजिए। ये दोनों नहीं कटती है तो आप 23/30 लिख दीजिए। इस प्रकार से आपकी ये सभी परिमेय संख्या आपको प्राप्त होगी। अब आप खाली इतना ध्यान रखिए, जितनी परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है उससे एक का अधिक का गुणा दोनों डिनोमीटर और न्यूमरेटर में आपको गुणा कर देना है, और उसके बीच में संख्या वो फिक्स आ जाती है। यदि अधिक करके 5 से अधिक लेकर के भी आप गुणा करके इन संख्याओं को लिखोगे तब भी वो संख्या आपको प्राप्त हो जाएंगी। पर आप कभी ये मैच करने की कोशिश मत कीजिए कि ये संख्या ऐसे कैसे, 10 का गुणा करके भी आप, जैसे अभी मान लो ये वाला जो संख्या थी 3/5 थी, तो आप इसको 50/30 भी लिख सकते थे, और 4/5 है, इसको 50/40 भी लिख करके यहाँ 31/50, इस प्रकार की भी संख्या के उत्तर आपके अंदर हो सकते हैं। तो ये भी आपका सही है, क्योंकि 10 ले लीजिए, 5 तो अपने आप ही आ जाएंगी। पर इस प्रकार का करने से आपके फिक्स इतनी ही संख्या आएंगी, इससे अधिक नहीं होंगी। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे वाला सवाल हमको क्या कहता है। यहाँ देखिए, ये आपका अंतिम सवाल है, उसका जवाब हम देते हैं कि इसका क्या है। कि आप उसको बड़े ध्यान से देखिए, इसको देखोगे तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसको सही ढंग से पहले पढ़िए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो अब प्राकृत संख्या क्या होती है आपको पता है, 1, 2, 3, 4, 5। और पूर्ण संख्या क्या होती है आपको पता है, वो 0 से शुरू होती है, 0, फिर हो जाती है 1, 2, 3, 4 करके अनंत तक, और ये भी अनंत तक। तो अब ये बताइए मुझे कि क्या सभी ये जो प्राकृत संख्या हैं वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आ रही है क्या? ये सभी संख्या क्या लिखा, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, ये प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती? क्योंकि इसके अंदर आती हैं, इसलिए ये बात उसकी, क्योंकि ये वाली जितनी संख्या है वो सभी इसके अंतर्गत आती है, पूर्ण के अंतर्गत। इसीलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी आपकी, एक पूर्ण संख्या हो जाएगी। ये बात क्या हो जाएगी, सत्य। कभी यदि आपने उल्टा और सोचने में थोड़ी भी गलती कर दी तो आप जस्ट इसका उल्टा जवाब दे देंगे। अब दूसरे सवाल को देखिए, दूसरा सवाल का जवाब किस तरह का है वो देख लीजिए। दूसरे सवाल में उन्होंने क्या लिखा है कि प्रत्येक पूर्णांक, अब पूर्णांक क्या होता है वो पता, -1, -2, 0 और यहाँ से इन्फिनिटी तक, और यहाँ क्या होता है 1, 2, यहाँ धनात्मक होते हैं आपके पास में, और ये भी इन्फिनिटी तक। तब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्ण कितना होता है, 0, 1, 2। तो क्या ये वाली सभी संख्याएं इस पूर्ण संख्या में सम्मिलित है, शामिल है क्या? ये सभी संख्याएं क्या नहीं है? ये देखिए आप, -1, -2 जितनी संख्याएं इसके अंतर्गत नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रत्येक पूर्णांक है वो एक पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं हो सकती। तो आप इसको क्या लिखेंगे, असत्य। जितनी भी पूर्णांक की संख्या है वो पूर्ण संख्या में हमको नहीं मिल सकती, इसलिए बात क्या हो गई, असत्य कहेंगे इसको। तीसरा हमारे पास में क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका जवाब आप सोच करके दीजिए क्या है, उसको सही ढंग से पढ़िए और फिर अपना जवाब को दीजिए कि ये क्या कह रहा है। प्रत्येक परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या भिन्नों के रूप में भी आती है। 1 आप देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या लिखा होता है, 1/2 हो सकता है, -1/2, 3/4, ऐसी संख्या हो सकती है। तो क्या क्या पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0, 1, 2, 3, ये सभी संख्याएं क्या ये जो परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्याएं क्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है क्या? नहीं आती थी। ये बात भी आपकी क्या हो जाएगी, असत्य। उसको आप बड़े ध्यान से, और इस शब्दों को पढ़ना ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। यदि आप उसको सही ढंग से नहीं समझोगे तो आपका उत्तर जस्ट अपोजिट आएगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आपको समझने में कहीं कोई दुविधा हो रही है, तो मैं उसको
सुधार करके और किसी वीडियो में आपको बता सकूं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।